ये मैंने आपको पहली क्लास में सिलेबस दिखाया था। ये वही पेज है जो फर्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस हुआ था। कॉस्ट क्लासिफिकेशन से हमने शुरू किया था। ये शुरू वाले 3 ब्लॉक्स हमारे अभी पढ़ने वाले रहते हैं। ये सारा थ्योरेटिकल है, इसको हम बिल्कुल आखिर पे जाके करेंगे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने कॉस्ट बिहेवियर भी कर लिया, फिर कॉस्टिंग सिस्टम पे आए, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, अकाउंटिंग फॉर लेबर, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द आउटलाइन हमने कवर किया, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। तो ये जो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स है, ये टोटल 20% ऑफ द सिलेबस था। इसी तरह जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी 20% था, तो उसमें से हमने 10%, ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा कर लिया है, क्योंकि जो 3 थ्योरेटिकल एरियाज मैंने स्किप किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें आने चाहिए, हम एट द एंड उसे ज़रूर करेंगे। तो ऑलमोस्ट 10 से 15% हमारा वो कवर हो चुका है, 20% हमारे कॉस्टिंग सिस्टम कवर हो चुके हैं। अब हमने जो अगला स्टेप 40% ऑफ द सिलेबस है, उसमें मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज़ है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या चीज़ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट और मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन का डिफरेंस। तो आप देखें कि आउटलाइन मैंने आपको आज दिखाई है, लेकिन मैं आपको जो भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ वो 100% आउटलाइन के साथ मैच्ड है। तो ये हमने मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 9th पॉइंट ऑफ द आउटलाइन हमने ये भी कर लिया है। अब उसके बाद जॉब, बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग मेथड्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी एक दिन दे चुका था कि कॉस्टिंग जो मेथड्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आनी है। देन जॉब कॉस्टिंग क्या चीज़ है वो हम कल कर चुके हैं। बैच कॉस्टिंग हमने आज करना है। सर्विस कॉस्टिंग भी एक टॉपिक है, लेकिन वो मैं देखूंगा कि मैं सर्विस पहले कराऊं या पहले प्रोसेस कराऊं, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक ने पहले प्रोसेस कॉस्टिंग दिया है, उसने जॉब बैच बाद में दिया है। तो हो सकता है स्टूडेंट ने उसी वजह से मुझे सुजेस्ट किया हो कि शायद प्रोसेस मुश्किल है या क्या है, सर ने पहले नहीं कराया। तो जॉब, बैच, सर्विस, प्रोसेस, हमने ये हर तरह की कॉस्टिंग करनी है। तो जॉब कॉस्टिंग हम कर चुके, आज हमने बैच कॉस्टिंग, और डिपेंड करेगा कि मैं अगर सर्विस कॉस्टिंग पढ़ाना चाहूँ तो सर्विस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा, क्योंकि कल की तरह 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, ये तीनों 10-10 मिनट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये बिल्कुल छोटा सा एरिया है। तो ये हम देखते हैं अभी कि हमारा फ्लो किस तरफ जाता है। तो अगर हमने सर्विस को करना हुआ तो सर्विस को पहले कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देन प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बात हम कर रहे थे कि ये जो सिलेबस का पार्ट सी है, 40% ऑफ द सिलेबस दैट इज ऑफ मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जॉब बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये 40% ऑफ द सिलेबस है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक एग्जामिनर का एक फिक्स्ड ट्रेंड है कि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मली प्रोसेस कॉस्टिंग का आता है, शॉर्ट में वो प्रोसेस से एमसीक्यूज भी देता है, जॉब बैच से भी देता है, सर्विस से भी 2-4 एमसीक्यूज दे देता है, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से 4-5 एमसीक्यूज दे देता है। तो अगर वो चाहे तो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट भी बनवा सकता है, लेकिन नॉर्मली पार्ट सी में से वो प्रोसेस कॉस्टिंग में से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देता है। तो इसलिए हम उसे लॉन्ग, शॉर्ट, हर तरह के एंगल से हम उसे पढ़ेंगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो ये हमारा पार्ट सी, 40% ऑफ द सिलेबस। देन पार्ट डी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इससे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा, लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। तो ये बस हमारा जो सिलेबस रहता है। अब आप समझें कि हम ऑलमोस्ट 60% तक आसानी से कवर कर चुके हैं। 30% ऑफ द सिलेबस, 30 to 40% जो है वो हमारा सिलेबस रहता है, जिसमें से 20% ये है और 10% प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर वेटेज दें, क्योंकि मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, जॉब, बैच और सर्विस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आज हम इसको डन कर रहे होंगे, और प्रोसेस कॉस्टिंग पे टाइम भी लगेगा और स्टेप बाय स्टेप हम उसे सीखेंगे इंशाल्लाह। और प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिससे ना बच्चा भागता है, लेकिन आप देखेंगे वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
और सबसे ज़्यादा उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। इसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टॉपिक है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम उन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस जी रहता है जो करने वाला है। हम बड़ी ग्रिप में चल रहे हैं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी होगा इंशाल्लाह रिवीजन का, और सारी चीज़ें हम रिवाइज भी करेंगे। और बाकी आपने इसकी तैयारी जो है ना वो अब ज़रा फास्ट पेस से करनी है। इंशाल्लाह जो सितंबर अटेम्प्ट आ रही है उसमें आपने FCMA का पेपर लाजमी देना है, बल्कि सारे पेपर दें, लेकिन कम अज़ कम FCMA का पेपर आपने सितंबर अटेम्प्ट जो भी बनेगी, जब ये अनाउंस होगी अभी अगली अटेम्प्ट CB की, तो उसमें आपने इस पेपर को इंशाल्लाह ज़रूर देना है, क्योंकि आपकी तैयारी भी पूरी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मेरी क्लास में से ही आना है इस दफ़ा पे। तो इसलिए आपने ये तैयारी अपनी जो है वो जारी रखें, रिवीजन भी होगी, हर काम होगा, बस आपने उसको करते रहना है साथ साथ। जी मैं क्वेश्चंस देख लूँ, 2-4 क्वेश्चंस आए हैं। तो सिलेबस कवरेज के हवाले से मैंने आपको वही पुरानी जो फर्स्ट लेक्चर पे आपको शो करवाया था, वही स्लाइड आपको मैंने शो करवा दी है। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने कहा है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट और CPR अभी किया तो नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो इनकम स्टेटमेंट है वही ऑलमोस्ट CGS है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप मॉक के क्वेश्चंस देखते हैं या स्टूडेंट्स ने मॉक के क्वेश्चन सोशल मीडिया पे शेयर किए होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत आसान है, हम कर चुके हैं, लेकिन उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको यहाँ पे क्लास में मॉक करवाऊंगा। मेरी ये रूटीन होती है कि मैं सबसे पहले सिलेबस करवाता हूँ, उसके बाद 2-2 चैप्टर या 3-3 चैप्टर एक क्लास में रिवाइज कराता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको मॉक पे लेके जाऊंगा। जब मैं फिजिकल क्लासेस भी करवाऊँ तो मेरी यही रूटीन होती है, मैं इसी पैटर्न से लेके चलता हूँ। बच्चे को मॉक हर चीज़ हम यहाँ पे करा के, तो फिर मैं आपको ना पेपर का इंटरफेस समझाऊंगा कि देखो वही चीज़ जो हम पहले पढ़ते रहे हैं उसको एग्जामिनर ने किस तरह रीड्राफ्ट किया है, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और CPR अभी हमने करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आप समझें कि हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, हमने कुछ नया नहीं सीखना, बस वो एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फिल करना है। मैंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में भी वो फॉर्मेट लिखवाया था, और उसके बाद अभी हमने इनकम स्टेटमेंट वाला टॉपिक जो किया है उसमें भी CGS बनी थी। जी क्विज़ेस की डिमांड जो है वो काफ़ी आ रही है, और आपको पता है कि बच्चे अभी पेपर भी दे रहे हैं, तो पेपर रीस्केजलिंग वाले इस वीक में ख़त्म हो जाएंगे, तो उस वजह से अभी मैंने स्टार्ट नहीं किए थे क्विज़ेस। जी क्विज़ेस भी इंशाल्लाह करेंगे, स्टूडेंट्स फ्री हो जाएं। और क्विज़ेस जो हैं वो आपने अभी जो लेटेस्ट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं ना, अब उसकी रूटीन ऐसे होगी कि जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका हम क्विज़ जो है वो साथ साथ कर लेंगे। हमारे क्विज़ेस मटीरियल लेबर और ओवरहेड्स के नहीं हुए, हम मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का क्विज़ करेंगे, अभी हमने रिसेंट पढ़ा है, फिर जॉब है सर्विस का नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, यानी जो जो हमने पढ़ते जाना है उसका नेक्स्ट वीक में क्विज होते जाएगा। जो मटेरियल लेबर का रह गया है वो फिर मैं आपको उसका टाइम दूंगा, आप 2-3 दिन उसको तैयार करें, और फिर उस स्केड्यूल के मुताबिक आप तैयार करके फिर क्विज देंगे। जी बिल्कुल सही कहा मोहम्मद आदिल आपने कि हमने। ओके जी, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Yesterday we started a topic job costing. Costing का मतलब था the way to calculate cost. Job costing, the way to calculate cost of a job. अब हमने जॉब किसको कहा था? A job is a special task on request of a customer.
कि कस्टमर की रिक्वेस्ट पे अगर कोई काम किया जाए तो उसे जॉब कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल में कार रिपेयरिंग लिखा कि गाड़ी रिपेयर करानी है, जो जो चीज़ें आपकी गाड़ी में रिपेयर होने वाली हैं वर्कशॉप वाला सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिपेयर करेगा। तो जॉब कॉस्टिंग में एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसका नाम है जॉब कॉस्ट कार्ड। कार्ड मीन पीस ऑफ पेपर। जॉब कॉस्ट कार्ड यानी ये वो पीस ऑफ पेपर है जिसमें जॉब की कॉस्ट एंटर की जाएगी। हर जॉब का एक नंबर होगा, जॉब नंबर, कस्टमर नेम, डेट, टाइम और स्पेसिफिकेशन में लिख दिया जाएगा कि इसमें क्या क्या काम करना है। जैसे मैंने कहा कि गाड़ी का ऑयल चेंज होना है, ट्यूनिंग होनी है, हेडलाइट चेंज होनी है। अच्छा, ये जो जॉब कॉस्ट कार्ड होगा इसमें जो मटेरियल यूज हुआ इस जॉब पे उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे कल मैंने सैंपल बनाया कि मटेरियल में ऑयल यूज हुआ, ऑयल फिल्टर यूज हुआ, हेडलाइट हुई, कितना क्या मटेरियल यूज हो गया, फिर लेबर चार्जेस क्या थे, फिर हमने ओवरहेड कितने अब्जॉर्ब किए। तो मैंने सपोज किया कि ओवरहेड्स आर अब्जॉर्ब्ड ऑन 50% ऑफ लेबर, तो जॉब की कॉस्ट बनी। तो जॉब की कॉस्ट कैसे बनेगी? वेरी सिंपल, जो पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड्स, इन सारी चीजों को ऐड करें तो वो आपकी जॉब की कॉस्ट बनेगी। उसके बाद कॉस्ट हमने कवर की, प्रॉफिट भी तो लेना है। तो सेल प्राइस जो चार्ज की जाएगी कस्टमर से, तो दैट विल बी प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट जो है वो हमने फाइंड की 235, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में मार्कअप या मार्जिन दिया होता है। मार्कअप का मतलब है परसेंटेज ऑन कॉस्ट, यानी अगर क्वेश्चन कह दे इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज प्रॉफिट एट 30% मार्कअप, तो इट मींस आपने कॉस्ट का 30% प्रॉफिट लेना है। मार्कअप मीन कॉस्ट की परसेंटेज। तो कॉस्ट हमारे पास थी 235, तो हमने उसका 30% कैलकुलेट किया जो कि 70 बना, और उसमें ऐड कर दी कॉस्ट, तो सेल प्राइस 305.5 आ गई। तो ये सेल प्राइस। तो देखें, जो लोग कल नहीं थे उनको एक सिंपल सा प्रोसेस समझ आया कि जॉब कॉस्टिंग में हमने जॉब से रिलेटेड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड्स, या अगर वेरिएबल ओवरहेड्स हुए तो वो भी, तो इन सारी चीजों को ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट बनेगी। और कॉस्ट में फिर हमने प्रॉफिट ऐड करना है। अगर तो वो प्रॉफिट की अमाउंट दे दे तो जिंदगी आसान है, जस्ट ऐड करें। लेकिन अगर वो परसेंटेज दे तो वो दो तरह के ट्रिक्स यूज कर सकता है, एक मार्कअप और एक मार्जिन। तो मार्कअप का वर्ड होगा तो उसका मतलब है कि परसेंटेज किस पे अप्लाई होनी है? कॉस्ट पे। और मार्जिन का वर्ड हुआ तो परसेंटेज किस पे अप्लाई होनी है? सेल प्राइस पे। तो ये मैंने इसके बाद आपको सेल प्राइस वाली कैलकुलेशन भी कर दी कि सपोज करें कि वही डाटा था, उसने कहा मार्जिन इज 30%, then will be sale price is equal to cost plus profit. Cost is 235 plus 30%. Now the word is margin. 30% will be calculated on sale price, और सेल प्राइस ही तो हमने फाइंड करनी है। We suppose that sale price is X. It means profit will be 30% of X. यानी जो X होगा उसका 30% प्रॉफिट होगा। तो वो 30% को कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड करके 0.3 मल्टीप्लाइड बाय X किया, तो वो बन गया 0.3X। फिर हमने X वाली रकमों को एक तरफ किया, तो यहाँ से हमने X की वैल्यू निकाली, तो X हमने सेल प्राइस को कहा था। इट मींस इन दिस केस द प्राइस विल बी 335। और फिर हमने इसकी रिकंसिलिएशन भी बनाई कि सपोज करें कि प्राइस इतनी है तो प्रॉफिट इस पे 30% लेते हैं। तो जब हमने इस पे 30% प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वो बना 100.71। तो सेल प्राइस जब निकाली तो वो अगेन उसके साथ टैली करेगी, जो कि ये शो करता है कि हमारी कैलकुलेशन सही है। क्लियर है जी? तो ये जॉब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट था।
अब अगर जो लोग आज पहले दिन जॉब कॉस्टिंग को सुन रहे थे, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर अगले टॉपिक पे जाता हूँ। अच्छा यार, मैंने इतनी डिटेल से बताया है आपको मार्कअप और मार्जिन, और आप फिर मुझे कह रहे हैं कि सर रिवाइज करा दें। मार्कअप या मार्जिन की परसेंटेज बिल्कुल गिवन होगी, क्योंकि आप फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना अभी फंडामेंटल्स पे हैं, तो आपको मार्कअप और मार्जिन होना कितना चाहिए वो डिसाइड करने को नहीं कहा जाएगा, आपको मार्कअप और मार्जिन की परसेंटेज दी होगी। एक सिंपल सी लॉजिक आपने बेटा याद रखनी है, आपको जो भी क्वेश्चंस पेपर में दिए जाते हैं ना वो हल होने के लिए होते हैं। तो इसका मतलब है अगर एक चीज मिसिंग है तो बाकी चीजें गिवन होंगी, और मैथ का रूल भी ये है कि एक इक्वेशन में एक चीज मिसिंग होती है, तो इसलिए आपको डाटा जो है वो कंप्लीट दिया जाएगा और वो ऐसा होगा जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं फिर आज बैच कॉस्टिंग को। जी, अब माशाल्लाह आप इतने समझदार हो चुके होंगे कि बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या बनेगा। द वे टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ बैच। इसका मतलब है कि बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करने को बैच कॉस्टिंग कहते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैच, तो आपको सारा समझ आ जाना है, टॉपिक क्लियर है। बैच बैच is a production of similar units in one run. Batch is production of similar units in one run. One run का मतलब है एक ही दफा में। For example, tablets, injections, biscuits, bread। आप जब टैबलेट खरीदते हैं तो आप देखिएगा उस टैबलेट पे ना बैच नंबर लिखा होता है। इंजेक्शंस पे यानी मेडिसिन से रिलेटेड जितनी चीजें दे आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। बिस्किट्स, ब्रेड, इसी तरह बेकरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स आप देखें दे आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। आपको मैं एक ऐसी बात अभी बताने लगा हूं कि आपको ये बात भूलेगी नहीं। बैचेस में पूरे बैच का मटेरियल इकट्ठा बनता है। जैसे अक्सर होता है ना कि जी फलां मेडिसिन में कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, रिएक्शन कर रही है मेडिसिन, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका बैच नंबर क्या है, कि कोई चीज गलत मिक्स हो गई थी तो इसका मतलब है पूरे बैच में ये फॉल्ट आएगा, तो उसका बैच नंबर आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे एक दफा वो आया जी पैनाडोल की वजह से ये मसला हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है जब वो बनाई गई, तो उसका बैच नंबर आइडेंटिफाई किया कि किस बैच में ये प्रॉब्लम नजर आई है, और उस बैच नंबर की सारी मेडिसिन मार्केट से उठा ली गई।
तो इसका मतलब ये है कि एक बैच में कितने यूनिट होंगे, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्शन साइज कितना है। अब जैसे बिस्किट्स में सुपर की मैं बात करूं अगर, तो जब कंपनी ने सुपर बिस्किट बनाने हैं तो कंपनी के पास कितनी बड़ी बेकरी है कि एट ए टाइम कितने यूनिट बना सकता है। अब आपके पास घर में भी बेकिंग का सामान हो सकता है, लेकिन आपकी कैपेसिटी थोड़ी है, तो आप एक वक्त में कितने इकट्ठे बना सकते हैं, दैट इज योर कैपेसिटी। इसी तरह सुपर ने कितने बिस्किट्स एक रन में बनाने हैं, तो वो उतने बिस्किट्स का रॉ मटेरियल इकट्ठा। तो इसका मतलब है बैच कॉस्टिंग में पूरे बैच की कॉस्ट पहले निकलेगी कि इस पूरे बैच पे डायरेक्ट मटेरियल का कितना खर्चा हुआ, डायरेक्ट लेबर का खर्चा पूरे बैच पे कितना हुआ, और ओवरहेड्स पूरे बैच के कितने आए। तो सबसे पहले कॉस्ट पर बैच निकलेगी। इसी तरह आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी आपको अलग-अलग नहीं पढ़ा रहा, मतलब जॉब कॉस्टिंग नहीं है। ये नहीं कि जी आज ये करा दें, एक स्टूडेंट ने इस टॉपिक का नाम बता दिया, एक ने अगले का बता दिया, तो मैं जॉब पे काम नहीं कर रहा, स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एक पूरे बैच को इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ। तो जब आईसीएम में भी बैच की कॉस्ट फाइंड करेगा तो देखेगा कि बैच पे कितनी कॉस्ट इंकर हुई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैच कॉस्टिंग। वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैच। अब एक बैच कितने दिन में बनता है वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे। कुछ चीजों में जैसे बिस्किट ही बनाने हैं तो बिस्किट में हो सकता है ये बैच कुछ घंटों में तैयार हो जाता हो या एक दिन में तैयार हो जाता हो, ठीक है। इसी तरह आपने वो नेशनल जियोग्राफिक पे लेज और इस तरह की चीजें बनती हुई देखी हैं, दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। तो ये इसमें फिर होता क्या है कि एक बैच में हर चीज का टेस्ट सेम होता है। मसलन आपने कभी नोट किया है कि आप सुपर बिस्किट खाएं और एक पैकेट में किसी में मीठा ज्यादा हो किसी में कम हो? नहीं। वजह क्या है कि वो पूरे बैच की प्रोडक्शन इकट्ठी हुई है, हर चीज एक जैसी है। और अगर हम खुद कोई चीज बनाते हैं तो वो हर दफा बनाएंगे तो वो डिफर करेगी। तो इट मींस बैच में फिर बैच कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये तो बहुत सिंपल हो गया। बैच कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल से मुराद है डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट पूरे बैच की। ये मैं समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऑफ अ बैच। तो यहां पे हम पूरे बैच की कॉस्ट को लिख देंगे। सेकंड, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, कि पूरे बैच पे लेबर की क्या कॉस्ट आई वो लिख देंगे। देन पूरे बैच पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आए वो लिख देंगे। और फिर चौथी चीज वेरिएबल ओवरहेड्स अगर हुए तो ये भी पूरे बैच के आएंगे। और पांचवी चीज फिक्स्ड ओवरहेड्स, और आपको पता है ये फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से होते हैं, अब्सॉर्ब्ड होते हैं। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगी कॉस्ट ऑफ अ बैच। और ये तो एक बैच की कॉस्ट थी। अब हमें चाहिए कॉस्ट पर यूनिट इन अ बैच। कॉस्ट पर यूनिट इन अ बैच, तो क्या फार्मूला होना चाहिए, टोटल बैच कॉस्ट, एक बैच पे कॉस्ट कितनी आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ बैच। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारी एक बैच को बनाने की जो टोटल कॉस्ट है वो 1 लाख है और हमने 10,000 यूनिट्स एक बैच में बनाए हैं। जैसे टैबलेट्स हैं, लाखों टैबलेट्स एक ही बैच में बन जाती हैं। तो जितनी कॉस्ट बैच पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, जैसे इस केस में ये 10 पर यूनिट आया, तो इस चीज को क्या नाम दिया, कॉस्ट पर यूनिट इन अ बैच। यानी एक बैच में
कॉस्ट कितनी आई। अच्छा, क्या इसमें भी प्राइस फाइंड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो अगर प्राइस फाइंड करनी है तो वही छोटे होते वाला फॉर्मूला, सेल प्राइस प्रॉफिट। तो कॉस्ट लिख लें और प्रॉफिट सपोज कर लें 20% मार्जिन है। मार्कअप तो सीधा सीधा हो जाना था, मैंने मार्जिन सपोज कराया है। तो मार्जिन सेल प्राइस पे होता है, तो 20% हम x का कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 + 0.20x इज इक्वल टू x। This will be x. What is x? सेल प्राइस। तो इस यूनिट की सेल प्राइस कितनी होगी? 1 यूनिट की, क्योंकि मैंने कॉस्ट 1 यूनिट की ली थी, तो प्राइस भी 1 यूनिट की आई। अगर कॉस्ट भी पूरे बैच की लेनी है। जी बता दें, बैच कॉस्टिंग के हवाले से आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने कहा है कि जैसे पकोड़े बनाते हुए नमक ज्यादा हो जाए तो सारों में ज्यादा हो जाता है। ये तो आपने ऐसी वही बात की है कि बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा आता है। जी बिल्कुल, वो पूरे बैच पे इफेक्ट करेगा। जी बच्चों, क्लियर है? फिर आगे चलें। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने अच्छा सवाल पूछा है। कहता है कि सर, अगर बैच में से कुछ यूनिट खराब हो जाएं तो उनको क्या करना है? अब इसका जवाब सुन लें। ये वैसे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर मैंने कवर करना था, लेकिन चलें यहाँ पे पूछ लिया है तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। जो चीज़ें ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ज़ाया होती हैं उनको हम नाम देते हैं लॉसेस का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर ड्यूरिंग प्रोडक्शन कोई लॉस हो जाता है तो उसे हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे। तो लॉसेस बेटा दो तरह के होते हैं, नॉर्मल लॉसेस। तो पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इज द लॉस ड्यू टू नेचर ऑफ अ प्रोसेस या प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात डेफिनेशन समझें कि नॉर्मल लॉस उसको कहेंगे इज द लॉस ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोडक्शन।
अब मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ये मीनिंग मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, क्लॉथ टू मेक अ शर्ट। सपोज करें 2 मीटर कि एक शर्ट बनानी थी, उस शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। इसका मतलब है कि हमने 2 मीटर कपड़ा अगर कटिंग में जाया होना है तो टेलर को हमने कहा कि भाई देख लेना शर्ट सही बन जाएगी। उसने कहा ठीक है आप 2.5 मीटर ले आए, बनेगी 2 मीटर में, लेकिन क्योंकि कटिंग में कुछ जाया होता है तो उसने कहा कि 2.5 मीटर आप बाय करें, तो उससे जब मैं शर्ट तैयार करूंगा तो वो तैयार शर्ट 2 मीटर की होगी। अब आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, कुछ ना कुछ कपड़ा कटिंग में जाया होना है। अब देखें, सपोज करते हैं कि आपने 1 मीटर कपड़ा $10 के हिसाब से खरीदा था, तो आपकी $25 कॉस्ट आई मटेरियल की। लेकिन जब शर्ट तैयार हो रही है तो शर्ट तो 2 मीटर में हो रही है, आधा मीटर जाया हो रहा है, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये 25 रुपए लगे हैं इस पे। हमने क्यों ऐसे कहा? क्योंकि ये जो 1/2 मीटर कटिंग में जाया हुआ है ना, ये होना ही होना था। तो ये 1/2 मीटर जो कटिंग में जाया हुआ है, दिस इज नॉर्मल लॉस। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। कैरेट, अगर आप 1 केजी गाजर बाय करें, उसका बनाएं जूस, इतना हो लेस देन 1 केजी, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज वेस्टेज की होनी है। आप ऐसी कैरेट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती कि जिसमें वेस्टेज हो ही ना। तो अगर सपोज करो कि ये जो कैरेट की कॉस्ट है लेट्स से ₹40 है, तो उससे जो जूस निकला 500 ग्राम, तो हम यही कहेंगे कि ये 40 का जूस है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि जो नॉर्मल लॉसेस हैं, जो ड्यू टू प्रोडक्शन है, उनकी कॉस्ट गुड यूनिट्स अब्सॉर्ब करते हैं, जैसे गुड यूनिट क्या है? ये जूस का गिलास है। तो हमने यही कहा कि ये जूस का एक गिलास 40 रुपीज में तैयार हुआ है। हमने शर्ट की एग्जांपल ली तो हमने यही कहा कि $25 शर्ट बनी इतने में है, तो हमने उसको $25 कॉस्ट चार्ज की। ठीक हो गया? ये नॉर्मल लॉस था ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोसेस। सो द पॉइंट इज, इफ द लॉस इज ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोसेस, देन इट्स वैल्यू इज अब्सॉर्ब्ड और बियर्ड बाय गुड यूनिट्स। कैसे करेंगे वो आगे जाके प्रोसेस कॉस्टिंग में उसकी मैं कैलकुलेशन समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन हुआ, द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज बियर्ड बाय गुड आउटपुट, यानी जो चीज बनती है उसी को चार्ज किया जाता है। ये नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट है। अब जो दूसरा लॉस है, आपको पता है जो नॉर्मल ना हो उसे क्या कहते हैं? अब नॉर्मल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा लॉस होगा वो अब नॉर्मल लॉस है। द लॉस अदर देन नॉर्मल लॉस। ऊपर वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। आपने टेलर को कपड़ा दिया, जब उसने शर्ट स्टिच की तो वो आपके छोटे भाई की बन गई। तो इसका मतलब है कि साइज आपका नहीं, किसी भी वजह से उसकी लापरवाही थी या उसने ख्याल नहीं किया, कोई पुराना
2 साल पहले का माप था जब आप स्लिम एंड स्मार्ट थे, अब वो आपको पूरा ही नहीं आया, तो अब ये आपके पैसे जाया हुए। ये नेचर ऑफ प्रोसेस नहीं था, ये किसी की लापरवाही थी जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है, तो इसको अबनॉर्मल लॉस कहेंगे। इसी तरह जूस वाली एग्जांपल में आए, जूस आपने बनाया और माशाल्लाह आप इतने एक्सपर्ट थे कि जब आपने गिलास में डाला तो वो गिर गया। अब ये नेचर ऑफ प्रोसेस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो हो सकता है जी, थोड़ा सा जाया होता है, आपने आधा गिरा दिया, तो इट मींस ये जो लॉस हुआ है ये अबनॉर्मल लॉस है। तो इसलिए हमने बात की द लॉस अदर देन द नॉर्मल लॉस इज अबनॉर्मल लॉस। तो इसमें जो कॉस्ट होगी, द कॉस्ट ऑफ abnormal loss is expensed out in income statement। यानी कंपनी क्या करती है कि जो abnormal loss की कॉस्ट होती है उसे एक्सपेंस बनाती है। एक्सपेंस्ड आउट का मतलब है एक्सपेंस लिखा जाता है। कहाँ पे एक्सपेंस लिखते हैं? जब आप छोटे थे, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे, तो वहां पे क्या कहते थे कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इनकम स्टेटमेंट में आने हैं। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट होगी वो गुड यूनिट्स बियर किया करेंगे, और जो अबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट होगी वो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनेगा। ठीक है, तो ये उनकी बेटा कॉस्ट के साथ ट्रीटमेंट करनी है। बाकी जब प्रोसेस कॉस्टिंग में हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि आपके सिलेबस में वो जॉब बैच में ना लॉसेस का कॉन्सेप्ट नहीं देता। कोर्स आउटलाइन में उसने क्लियर लिखा हुआ है कि जॉब कॉस्टिंग में ये करना है, बैच में ये करना है, प्रोसेस में ये करना है। तो आप देखेंगे लॉसेस का कॉन्सेप्ट प्रोसेस के अंदर वो है, और वहां पे ये दोनों लॉसेस भी हैं। ठीक हो गया जी? बताइए, जिसने ये सवाल पूछा था लॉसेस वाला, उसका पॉइंट क्लियर हुआ? और बाकी भी बता दें। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सिंपल किया, अब देखें उसने सिंपल माशाल्लाह कितना अच्छा किया है। कहता है सर इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम कहें कि नॉर्मल लॉस हमारे कंट्रोल में है और अबनॉर्मल लॉस कंट्रोल में नहीं है, मेरा ख्याल है उसने थोड़ा गलत लिख दिया है। अगर हम कहें कि नॉर्मल लॉस हमारे कंट्रोल में है और अबनॉर्मल हमारे कंट्रोल में है, दोनों को एक ही लिख गया है, वो सिंपल करते हुए जरा ज्यादा ही सिंपल हो गया। अच्छा, अगर आप कंट्रोलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सुन लें, नॉर्मल लॉस है जी, जो नॉर्मल लॉस है वो अनकंट्रोलेबल है। हम जितना मर्जी उसको कंट्रोल करना चाहें, कभी भी हम 100% इनपुट से आउटपुट 100% नहीं ले सकते। जबकि अब नॉर्मल लॉसेस वो चीज़ें हैं जो हमारी अपनी कुताही थी। जैसे एवेपोरेशन में मैं बात कर रहा था कि क्रूड ऑयल की एवेपोरेशन होती है, और अगर कोई उसका लीकेज है तो वो लीकेज जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। तो अब नॉर्मल लॉसेस आर कंट्रोलेबल, नॉर्मल लॉसेस आर अनकंट्रोलेबल। जी सही है, जो हमारी अपनी मिस्टेक्स की वजह से होता है वो अब नॉर्मल लॉस है। बिल्कुल ठीक कहा जी। अब नॉर्मल लॉस कंट्रोल में होगा और नॉर्मल लॉस अनकंट्रोल है। अच्छा, कुछ बच्चे हैंड रेज करते हैं अक्सर, वो शायद गलती से हो जाता है या वो बोलना चाहते हैं। अगर हैंड रेज करेगा कोई तो मैं उसे बोलने की इजाज़त दे सकता हूँ। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलें जी, क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि क्या सर हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉस हमारी आउटपुट को अफेक्ट नहीं करता, जबकि अब नॉर्मल लॉस आउटपुट को अफेक्ट करता है? यार, इस तरह के मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट्स ना बनाएं। जो चीज़ जितनी ज़रूरी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, बुक से पढ़ें, मेरी बातें गौर से सुने, अपनी मर्जी से कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश ना किया करें।
देखें, नॉर्मल लॉस हो या अबनॉर्मल लॉस हो, आपकी प्रोडक्शन पे अफेक्ट होता है, ठीक है। यानी इनपुट और आउटपुट जो है उस पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाना कि फलां लॉस की वजह से हमारी आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा और फलां की वजह से पड़ेगा। आउटपुट जब भी लॉस लॉस है, वो नॉर्मल हो जाए या अब नॉर्मल हो जाए, तो लॉस की वजह से आउटपुट पे फर्क पड़ता है। ओके जी। अच्छा, एक बात बैच कॉस्टिंग से रिलेटेड सुन लें आखिरी, फिर आगे प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। कि बैच इन्वायरमेंट में आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब समझते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म होमोजीनियस। तो जी स्टूडेंट ने कहा है ऑफ सेम काइंड, कि होमोजीनियस का मतलब है सेम काइंड। यार काइंड, सेम काइंड का मतलब है कि जैसे इंसान, इंसान में मेल, तो क्या सब एक जैसे होते हैं? काइंड ना कहें इसे। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा। यानी एक जैसा किसको कहते हैं? कि मैं एक चीज उठा लूं, उसकी जगह पे दूसरी चीज रख दूं, तो आप पहचान ही ना सकें कि ये पहले वाली चीज है या दूसरे वाली। मसलन मैं पैनाडोल की टैबलेट एक उठा लूं, उसकी जगह पैनाडोल की दूसरी रख दूं, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये पहले वाली पैनाडोल है या दूसरे वाली? दिस इज होमोजीनियस। यानी बैचेस में जब प्रोडक्शन होती है तो वो होमोजीनियस होती है, यानी एक जैसे यूनिट बनते हैं। बिस्किट की मैंने बात की, ब्रेड की बात की, हर स्लाइस ब्रेड का एक जैसा होता है, ठीक है। दिस इज द होमोजीनिटी। साइज एक होगा, टेस्ट एक होगा, तो ये होमोजीनियस का मतलब है। इसका मतलब है बैच इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन होमोजीनियस होगी और प्रोडक्शन एक सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि पैनाडोल बन रही है तो 1.5 साल लग गया, नो। विद इन अ डे, विद इन अ वीक, आपका जो भी बैच स्टार्ट होगा इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाता है। तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखा गया है कि ये ऑप्शन दे दी जाती है। अब बच्चे को कॉस्ट का उसने रट्टा मारा होता है कि कॉस्ट इस तरह निकालते हैं, लेकिन वो इन चीजों को भूला होता है कि बैच में प्रोडक्शन इकट्ठी होती है, एक जैसे यूनिट बनते हैं और ये सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट हो जाता है ये टास्क।
अच्छा, क्या बैच स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे हो सकता है? आपने मुझे जवाब देना है, क्या बैच स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे हो सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अच्छा, फैजान ने पूछा है कि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है। यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड का क्या मतलब है बेटा? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब यहाँ पे भी वही है जो आप समझते हैं, यानी अकाउंटिंग पीरियड से मुराद है आपका अकाउंटिंग ईयर। वैसे आपकी कॉस्टिंग में अकाउंटिंग पीरियड लेस देन अ ईयर भी हो सकता है, मंथली, वीकली। तो वो यानी जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, रिपोर्टिंग पीरियड है, उसी एक रिपोर्टिंग पीरियड में ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं बचेगा। जितना इनपुट हुआ है वो आउटपुट या लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन प्रोसेस कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुझे बता दें, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि क्या बैच प्रोडक्शन कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हो सकती है या नहीं? मुझे आप लोगों के आंसर नजर नहीं आ रहे। अच्छा जी, बैचेस कस्टमर ड्रिवन हो सकते हैं या नहीं? अब आपने देखो, फिर आप लॉजिक का पीछा छोड़ के आप अपने दिल की बात मान रहे हैं, दिमाग की नहीं मान रहे। क्या कभी आपने जाके कहा कि यार 14 अगस्त आ रही है तो मुझे ना ब्रेड झंडे की तरह बना के दो, मुझे आज ना 14 अगस्त पे झंडे की शक्ल की ब्रेड खानी है, सुपर का कलर ग्रीन होना चाहिए अगस्त के महीने में, पैनाडॉल भी ग्रीन कर दो। तो बैचेस में नॉर्मली कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन नहीं होती। मैंने क्या बताया कि बैच इन्वायरमेंट में कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होती। इन अ वेरी स्पेशल केस ये हो सकता है। जैसे आप होटल्स में जाते हैं तो वहां पे आपको होटल के नाम के सोप मिल जाते हैं, शुगर मिल जाती है, उस पर होटल की प्रिंटिंग हुई होती है, होटल का नाम प्रिंट हुआ होता है, टिश्यू पेपर्स मिल जाते हैं, होटल का नाम प्रिंट हुआ होता है, वो भी बैचेस में बना है, स्पेशल रिक्वेस्ट पे है। लेकिन आम हालात में जो बैच इन्वायरमेंट मैंने आपसे डिस्कस की है वो है क्या, बेकरी, उसमें मेडिसिन कंपनीज, तो वहां पे कस्टमर ड्रिवन नहीं होता जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कि क्या बैच कॉस्टिंग जो है वो कस्टमर ड्रिवन हो सकती है, तो आपने कहना नहीं हो सकती। आम हालात में कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन नहीं होती बैच में। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया सबको? जी, पैनलिस्ट में से कोई मुझे सुन रहा है? फहीम, आसफा या फौजिया, आप में से कोई मुझे सुन रहा है?
जी पैनलिस्ट में से मुझे कोई सुन रहा है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला टॉपिक इसी चैप्टर में जो है मेन टॉपिक हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग, हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं। अब आपकी मुझे तवज्जो चाहिए चंद मिनट के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग, the way to find cost of a process is known as process costing. अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करें व्हाट इज द प्रोसेस कॉस्टिंग एनवायरनमेंट। अब इससे क्या मुराद है? जैसे जॉब कॉस्टिंग एनवायरनमेंट क्या थी, जहां पे स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे काम हो तो उसे जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। बैच में ये था कि बहुत सारे यूनिट होमोजीनियस प्रोडक्ट्स इकट्ठी बने तो वो बैच है। प्रोसेस कॉस्टिंग एनवायरनमेंट एक ऐसी सिचुएशन है वेयर प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? दैट इज आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट becomes input of next department. मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास शुगर केन था, उसको हमने शुगर में कन्वर्ट करना है, गन्ने से चीनी बनानी है। तो पहला प्रोसेस क्या होगा? क्रशिंग। तो क्या होगा? जूस बनेगा। तो पहला स्टेप क्रशिंग का आ गया। दूसरा, अब देखें पहला प्रोसेस में आपने इनपुट क्या किया। चलिए ये भी बना देते हैं कि पहले प्रोसेस के लिए इनपुट क्या था? शुगर केन। क्या आपने गन्ना दिया और आउटपुट क्या निकली? ये जूस निकला। प्रोसेस 2, बॉइलिंग में नाम दे रहा हूं इसको। इसमें इनपुट क्या किया आपने? जूस। और आउटपुट क्या निकली? फिर ये जो बॉइल्ड जूस है ये इनपुट ट्रीट हुई और इनपुट से निकली ब्राउन शुगर। चौथे स्टेप में, यानी ये जो ब्राउन शुगर है ये चीज क्या बनी? आउटपुट। ये ब्राउन शुगर अगले के लिए इनपुट बनी और यहां से उसने व्हाइट शुगर जनरेट की। तो ये वही डेफिनेशन हुई कि एक ऐसी इन्वायरमेंट जहां पे आपकी प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि एक डिपार्टमेंट अपना काम करता है, अपने हिस्से का काम कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर कर देता है और वही चीज अगले डिपार्टमेंट के लिए इनपुट बनती है, फिर वो उस पर काम करता है, अपने हिस्से का काम करके फिर अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देता है। तो जहां जहां पे
ये वाली इन्वायरमेंट होगी कि काम डिपार्टमेंट्स में होगा, हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिस्से का काम करेगा, उसे आगे ट्रांसफर करता जाएगा, तो ये चीज आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वायरमेंट कहलाएगी। अब इसमें देखें क्या क्या आता है। एक तो शुगर की मैंने एग्जांपल दी, घी, टेक्सटाइल सेक्टर, सीमेंट, फाइबर, और सोच लें कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इस तरीके से प्रोडक्शन होती है, तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होगा। इसका मतलब है कल को जब आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे तो आप सिर्फ जॉब इन्वायरमेंट की कॉस्टिंग नहीं करेंगे, हो सकता है आपकी इनमें से किसी सेक्टर में जॉब हो जाए, तो फिर आपको प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इट मीन्स हम वेराइटी ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अब दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं और हर जगह पे मुख्तलिफ तरह की कॉस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो इसलिए ये सारे कॉस्टिंग सिस्टम आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो घी, टेक्सटाइल, सीमेंट, फाइबर, ग्लास, इस तरह की जितनी भी आपकी इन्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। जी बताइए, प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वायरमेंट समझ आ गई है कि प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होगा? वो मैंने आपको बता दिया कि इस सिचुएशन में प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होगा। ओके जी। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने करना क्या है? We have to calculate cost per unit of each process। जैसे अगर मैंने शुगर के 4 प्रोसेस बताए हैं तो हर प्रोसेस पे पर केजी कॉस्ट क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। कोई भी चीज जो बन रही है उसकी हर प्रोसेस की कॉस्ट अलग-अलग पता होनी चाहिए कि पहले प्रोसेस में ये कॉस्ट थी, फिर दूसरे प्रोसेस में ये कॉस्ट इंकर हुई, तीसरे में ये इंकर हुई, तो टोटल कॉस्ट क्या बनी। हमारा काम वही एक छोटी सी चीज कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पर यूनिट। और जब कॉस्ट पर यूनिट आ जाए तो फिर टोटल कॉस्ट भी निकल सकती है, फिर उसे सीजीएस में पुट करके प्रॉफिट भी निकल सकता है। सो द मेन थिंग इज टू फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट। जॉब में भी हमने यही फाइंड किया था, कॉस्ट पर यूनिट, बैच में भी हमने यही फाइंड किया, अब हम प्रोसेस में करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रोसेस में हर प्रोसेस का सेपरेट लेजर बनता है। इन प्रोसेस कॉस्टिंग each department has separate costing records, that is the ledgers। लेजर को क्या कहते हैं? पी अकाउंट। तो हर प्रोसेस का सेपरेट होगा फॉर ईच पीरियड, यानी हर पीरियड का सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड होगा। पीरियड माइट बी अ मंथ, अ सीजन, अ वीक और इवन फोर्टनाइटली, यानी 15-15 दिन का भी हिसाब कर सकते हैं, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो मैनेजमेंट का दिल चाहे उस हिसाब से रिपोर्टिंग करेंगे। तो हर प्रोसेस का हमने सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड बनाना है, और जब हमने रिकॉर्ड बनाना है तो एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें लेजर बनाना है, तो उसको कहेंगे प्रोसेस अकाउंट। और जो दूसरी प्रैक्टिस चलती है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट।
इसको शॉर्ट फॉर्म में CPR कहते हैं, जिसकी काफ़ी दिनों से बच्चों को इंतज़ार था। जब से पेपर हुआ है ना, तो बच्चों ने कहा जी CPR नहीं हुआ हमसे, तो वो CPR की काफ़ी तलब थी आप लोगों को, तो बस वो अगले वीक में आपको दिखा देंगे कि क्या CPR क्या चीज़ है। तो जब देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या बना कि हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है लेजर में, टी अकाउंट में। तो हम क्योंकि अकाउंटेंट हैं, हमें डबल एंट्री ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है, इसलिए मैं आपको करवाऊंगा पहले प्रोसेस अकाउंट, और प्रोसेस अकाउंट करा के CPR पे लेके जाऊंगा। तो जिसको प्रोसेस अकाउंट आ गया उसको CPR पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम उससे पढ़ाएंगे जरूर। तो प्रोसेस अकाउंट बनाना है हमने, किसका बनाना है? तो लर्निंग क्या हुई, हमने लर्न किया हम हर प्रोसेस का अकाउंट बनाएंगे। कितने अरसे के लिए बनाएंगे? एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। अच्छा, ये जो प्रोसेस अकाउंट है इसकी नेचर एसेट वाली है। तो ये होता था टी अकाउंट, इसका नाम होगा जी प्रोसेस अकाउंट। ये इसकी डेबिट साइड होगी और ये राइट साइड इसकी क्रेडिट साइड होगी। अब इस प्रोसेस अकाउंट को ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें आनी है, और वेरी लॉजिकल है, और पहली दफा ये आपको समझ आनी चाहिए। इसलिए अब भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उन कामों को छोड़ के सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दें। मैंने डेबिट साइड को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और क्रेडिट को भी। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और टोटल कॉस्ट। ये वर्ड लिख देता हूं, दिस इज टोटल कॉस्ट। सेम हियर, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी नेचर क्या है, एसेट अकाउंट है। दिस इज द एसेट, पैसा लग रहा है कंपनी का। और एसेट क्यों कह रहा हूं, जब आप छोटे थे तो आपको एक बात सिखाई गई थी कि एसेट हर उस चीज को कहेंगे जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलना है। तो मैं चीनी क्यों बना रहा हूं, बेचने के लिए, उस बेचने से प्रॉफिट आएगा, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो ये एसेट है। इन्वेंट्री एसेट ही होती है ना। तो ये प्रोसेस अकाउंट की नेचर जो है, दिस इज लाइक एसेट अकाउंट। अब सबसे पहले हम एक ऐसा सिनेरियो ज़्यूम करने जा रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग को मैं आपको 3 सिनेरियोज में पढ़ाऊंगा। तो आज पहला सिनेरियो जो मैं आपको बताने लगा हूं वो एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी इनपुट करेंगे वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी या लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं बचेगा। केस 1 अभी हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द केस 1। ऑल इनपुट इज converted into output or losses. No work in process. No work in process inventory. यानी मैंने जो इनपुट किया मैंने उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, मेरे पास वर्क इन प्रोसेस में कुछ नहीं बचा। वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है सेमी फिनिश्ड, यानी जो हमने आज स्टार्ट किया या एक अकाउंटिंग पीरियड में स्टार्ट किया वो या तो आउटपुट में कन्वर्ट हो गया या वो जाया हो गया। अच्छा, जो भी इस प्रोसेस में हम इनपुट करेंगे उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। एसेट में एडिशन हुआ तो हम इनपुट कर रहे होंगे मटेरियल। तो ये जो मटेरियल है ये हमने इस प्रोसेस में इनपुट किया। केजीज हो सकते हैं, मीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है। कितने केजी इनपुट किया वो केजीज लिखने हैं, और उसकी कॉस्ट कितनी है वो डॉलर लिखने हैं यहाँ पे।
लेबर, डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर की सिर्फ कॉस्ट लिखनी है, यहां लेबर का वजन नहीं लिख देना। लेबर के सामने आपने उसके केजीज नहीं लिखने, क्योंकि आपने बंदे नहीं डालने, उसमें बंदों की एफर्ट लेनी है। तो डायरेक्ट लेबर की सिर्फ कॉस्ट लिखनी है, डायरेक्ट लेबर के सामने केजीज नहीं लिखने। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इंकर हुए अगर आपके कोई, वो लिखेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स अगर हुए तो वो लिखेंगे, और फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखेंगे। और आपको पता है ये कौन से होते हैं, अब्सॉर्ब्ड होते हैं। जी, ये कहां से लिखेंगे, ये सारा कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। इसका मतलब है मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां आनी है, तो ये तो बहुत आसान है। प्रोसेस के अंदर जो भी चीजें इनपुट होंगी मटेरियल, तो वो डेबिट साइड पे एसेट में एडिशन हो तो डेबिट होता है। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। लेबर, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट क्रेडिट, ये लेबर में एंट्रियां पढ़ा चुका हूँ। मटेरियल की एंट्री मटेरियल में पढ़ाई हुई है, लेबर की एंट्री लेबर में पढ़ाई है, ओवरहेड्स की एंट्री ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ाई है। तो यहाँ हमने एंट्रीज नहीं करनी, तो हमने क्या किया, सिंपल मटेरियल जो इनपुट किया उसका वेट लिखा, उसकी कॉस्ट लिखी, लेबर, ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड्स, उनकी अमाउंट हमने क्वेश्चन को देख के लिख ली। अब आपको बताया कि इसमें से कुछ ना कुछ लॉस होना ही होना होता है, तो नॉर्मल लॉस, नॉर्मली कितना लॉस होना है वो बता दिया जाता है, अक्सर लिखा होता है 10%। अक्सर सवालों में 10% होता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। जितना उसने कह दिया ना उतना आपने नॉर्मल लॉस लिख लेना। अब ये नॉर्मल लॉस 10% है, ये किसका 10% होगा, कॉमन सेंस यूज करनी है कि मैं जितना प्रोसेस में इनपुट करूंगा उसका 10% होगा। ठीक है, मैं जितना प्रोसेस में इनपुट करूंगा उतना ही लॉस होगा। तो आपने इनपुट पे लॉस अप्लाई कर देना है। मैं यहां पे फिगर लिख लेता हूं। सपोज करते हैं कि इनपुट था 1000 kgs, तो इसका मतलब है अब नॉर्मल लॉस कितना होना है, 100 kgs। 10% 100 होगा। अब आउटपुट कितनी हुई, 880। यहां तक बेटा मैंने जो जो कुछ लिखा है ना, ये सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर होता है। अब हमें करना क्या है, हमारे जिम्मे क्या काम आएगा, 80% ऑफ द डाटा इज गिवन इन क्वेश्चन, वी जस्ट नीड टू डू अदर 20%। अब जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी शुरू की तो हमें पता था डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होती है। तो पहले तो यूनिट्स देखते हैं कि क्या ये यूनिट्स बराबर है। 980 और 1000, इसका मतलब है ये 1000 है, तो यहां भी 1000 होना चाहिए। यहां 1000 नहीं है, यहां 20 कम है। अब एक बात देखिएगा, हमने कहा कि ये जो इनपुट थी ना, इससे आउटपुट निकलनी है या लॉसेस निकलने हैं। और लॉसेस मैंने आपको पढ़ाए कि एक नॉर्मल लॉस होता है और एक अबनॉर्मल लॉस होता है। डिफाइन मैं उनको पिछले करके आया हूं अभी, कि नॉर्मल लॉस वो है जो नेचर ऑफ प्रोसेस की वजह से हो, और अबनॉर्मल लॉस वो होता है जो हमारी अपनी गलती की वजह से हो। अब यहां पे देखें, ये चीज 1000 kgs है, हमने आउटपुट की
880 kgs, नॉर्मल लॉस हुआ 100, तो बाकी का जो लॉस है ना वो 20 का, वो अब नॉर्मल है, तो ये भी 1000 हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे एमसीक्यूज में पूछा जाता है एक्सपेक्टेड आउटपुट का। अब ये एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या चीज है? देखो क्वेश्चन कहता था कि 10% जाया होना है, इसका मतलब है क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10% जाया हो जाएगा तो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी निकलेगी? 90%, यानी टोटल 100% था, उसमें से हमें एक्सपेक्टेड है कि 10% जाया हो जाएगा, इट मींस एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 90%। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट फाइंड करना चाहता हूं, अक्सर एमसीक्यूज में बड़े आसान आसान एमसीक्यूज आते हैं तो वो इसी तरह कैलकुलेट हो जाते हैं डायरेक्टली, टी अकाउंट बनाना ही नहीं पड़ता। तो 1000 का इनपुट है, फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? इनपुट इनटू 100 माइनस नॉर्मल लॉस परसेंटेज, तो ये अप्लाई कर देते हैं। 1000 इनपुट है, 100% माइनस नॉर्मल लॉस परसेंट 10% आ गया, तो ये बना 1000 into 90%. It means we are expecting that the output will be 900 kgs. तो ये एक तरीका हो गया एक्सपेक्टेड आउटपुट फाइंड करने का। ऑल्टरनेट एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। अभी हमने कहा कि हमने इनपुट की है 1000 की और नॉर्मल लॉस कितना है? क्वेश्चन कहता है 10%। किसका 10%? इनपुट का। तो 1000 माइनस 100 विल बी 900। तो बेटा आपकी मर्जी है कि आप एक्सपेक्टेड आउटपुट किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। इस वाले से भी किया जा सकता है कि इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस कर दो, और इस फॉर्मूला से भी किया जा सकता है। तो जहां से आपका दिल करे आप एक्सपेक्टेड आउटपुट फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारी आउटपुट इतनी होगी, $900 kgs की। What is the actual output? जब रिजल्ट देखा तो एक्चुअल तो 880 kg आया। इसका मतलब है कि एक्चुअल जो रिजल्ट है वो बिलो एक्सपेक्टेशन है। तो ये जो 20 kg है ये कहां चला गया? ये लॉस हुआ। इस लॉस को अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? If the loss is above the normal loss, अब ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, अगर मैं कहूं कि मैंने इनपुट किया था और उसमें से मैं आउटपुट लेस करूं तो आंसर क्या आता है? लॉस। अब इस डाटा में मैंने इनपुट किया इतना और लॉस किया, आउटपुट आई 880 की, तो लॉस कितना हुआ? तो यहां से हमें लॉस का पता चला जी 120 kg लॉस हुआ। अब इस 120 के अगर दो हिस्से करें कि नॉर्मल कितना है और अब नॉर्मल कितना है, तो हमें पता है कि नॉर्मल लॉस इज 100 kgs और जो बाकी की बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी अब नॉर्मल लॉस की फिगर होगी, दैट इज द 20 kg। तो देखिए मैंने कितने तरीकों से आपको अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन सिखा दी। एक तरीका कि लेजर को बैलेंस कर लो। यहाँ पे मैं बैलेंसिंग फिगर अगर लिखूं, टी अकाउंट वाला वही एफएफए वाला कॉन्सेप्ट, के बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई तो ये होगा जी अबनॉर्मल लॉस। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इसको अबनॉर्मल लॉस क्यों कहा, बिकॉज द एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन द नॉर्मल लॉस। तो एक्चुअल लॉस हमारा हुआ 120 और नॉर्मली हमारा लॉस होना था 100, तो इसका मतलब है 20 kg एक्स्ट्रा लॉस हुआ है।
तो जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ, द लॉस अबव द नॉर्मल लॉस इज नोन एज अबनॉर्मल लॉस. द लॉस अबव द नॉर्मल लॉस इज नोन एज अबनॉर्मल लॉस. जी, अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें आप. जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? तो देखें जी, ये हमने ये चीज तो माइनस कर ली. पैनलिस्ट में से मुझे कोई सुन रहा है? ये सर प्लीज बताइए. ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज्यादा हो गए, इनको आप अभी डिलीट कर सकती हैं? सर ये होस्ट के पास आई गेस ये राइट्स हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ. जी, उनसे पूछें, क्योंकि बच्चे ना भेज रहे हैं क्वेश्चंस तो वो गलत जगह पे चले जाते हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे. चलें सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट, आपको बताती हूँ फिर. ठीक है जी, ठीक. जी चले, जब तक मैं आपके क्वेश्चंस को देखता हूँ अभी, क्योंकि क्वेश्चन वो ना नंबर तो इंक्रीज हुआ था, मुझे नजर नहीं आया कि कहाँ पे गए हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं. मैं उतनी देर पे जो एक नॉर्मल सवाल बन सकता है उसको मैं खुद ही बता देता हूँ. अब यहाँ पे हमने सीखा क्या? हमने बेसिकली ये सीखा कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन से अगर हम बिलो चले जाएं तो जो लॉस होगा ना वो अबनॉर्मल लॉस होगा. अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन यहां पे ही बना लेता हूं. लेट्स से द एक्चुअल आउटपुट इज 9-10 kgs. अब आपकी एक्चुअल इनपुट कितनी थी? इनपुट थी 1000 kgs की. अब आपका लॉस कितना हुआ? एक्चुअल लॉस 90 kg. अब आपका एक्सपेक्टेड लॉस कितना था? आपने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ था? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लॉस? तो वो तो आपने 10% किया हुआ था. तो इनपुट का 10%, यानी आपने 100 kg का जहन बनाया हुआ था. लेकिन बाद में जब लॉस हुआ तो वो 90 kg का हुआ. अब इस सूरत में लॉस बिलो द एक्सपेक्टेशन है. तो अगर लॉस बिलो द एक्सपेक्टेशन हो तो उसे कहते हैं अबनॉर्मल गेन. अबनॉर्मल गेन. तो नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल लॉस, abnormal gain is 10 kgs. I repeat this concept. I suppose the actual output is 910 kgs and input is 1000. Now the actual loss will be 90 kgs, but we are expecting that this process will give us a loss of 100 kgs. But the actual loss was 90 kgs. Then this 10 kg is a gain and this is abnormal gain. Abnormal इसीलिए कह रहा हूं कि नॉर्मली गेन होता नहीं है, लेकिन ऐसा वेरी रेयर होता है कि इतना अच्छा रॉ मटेरियल आ जाए कि वो आपको लॉस उतना हो ही ना. जैसे कैरेट की हमने बात की थी, तो जब फुल सीजन है तो ज्यादा जूस निकलेगा. जब वही कैरेट स्टोर में चली गई, स्टोर से लेके आएंगे, फिर जूस की मिकदार कम निकलेगी, तो वो एक्सपेक्टेशन डिफर करेगी. तो इसी वजह से सम टाइम गेन हो जाता है, सम टाइम लॉस हो जाता है. तो अब अगर ये गेन है और हमें टी अकाउंट में लिखना है, तो अब देखिएगा क्या होना है. मैं नया बनाता हूं जी टी अकाउंट, तो उसको मैं एडिट नहीं करता, मैं एक नया बनाता हूं. यहाँ पे
मैंने कहा इनपुट की 1000, नॉर्मल लॉस 100, एक्चुअल आउटपुट 910। अब अगेन वही रूल अप्लाई करें, तो ये 1010 और यहाँ पे 1010, तो अब यहाँ पे 10 आएगा, इसका नाम होगा अब नॉर्मल गेन। तो जो रट्टे को पसंद करने वाले लोग हैं, डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाए तो गेन होगा, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ जाए तो लॉस होगा, लेकिन आपने रट्टा नहीं लगाना प्लीज। ठीक है जी। तो ये बैलेंसिंग फिगर गेन आई, और गेन किस तरह कैलकुलेट हुआ मैंने आपको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लें। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल इनपुट, लॉस हो गया, एंड इफ द लॉस इज बिलो द नॉर्मल लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस, दिस विल बी द गेन। एक्सक्यूज मी सर, मेरी अभी फहीम साहब से बात हुई है, तो वो आ रहे हैं, तो वो आपका एड्रेस जैसे कंसर्न है उसे एड्रेस करते हैं आके। जी ठीक, ठीक है। ठीक। जी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक वो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, फिर मैं आपको दोबारा कहूँगा, जब मैं आपको कहूँगा ना फिर आपने क्वेश्चन पूछना है, अभी आपने कुछ नहीं पूछना, आप उतनी देर स्क्रीनशॉट ले लें। ये जाफर को देना। जी बच्चों, अब आप क्वेश्चन पूछें जो आपने पूछना है। जी मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, सीपीआर बीकॉम वाला ही है, लेकिन आपने उस तरीके को जेहन से निकाल के आना है, क्लास में आपने समझना है मुझे नहीं आता, और मैं भी यही एज्यूम करूंगा, क्योंकि अगर आप उसमें फंसे रहे ना तो फिर आपने लर्निंग कुछ नहीं करनी, आपने वही रट्टे मारने हैं, तो हम उसके खिलाफ हैं। तो सीपीआर है तो बेसिकली वही, लेकिन हम जब करेंगे उसको तो वो आपको समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, लॉजिकली हम लेके चलेंगे उसे। जी और किसी का कोई क्वेश्चन?
अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर बस इस टी अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं जी। अब देखें, मैंने कहा था कि इतना काम ना जो रेड में मैंने लिखा है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जो मैंने ब्लैक से वर्किंग की है अभी तक, मैंने सिर्फ एक वर्किंग की है अब नॉर्मल लॉस की, ये मैंने खुद किया, बाकी का काम मुझे सवाल के अंदर ही दिया हुआ था। अब मैंने अगला काम ये करना है कि अगर मेरे पास इसकी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू हो और इसकी वैल्यू हो, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट साइड डॉलर भी टैली हो जाएंगे, यानी जो यहाँ पे लिखा होगा वही एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब है ये 3 काम मैंने करने हैं। मुझे नॉर्मल लॉस की कॉस्ट चाहिए, मुझे आउटपुट की कॉस्ट चाहिए और अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास ये 3 चीजें आ जाएं तो मेरी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि अकाउंटेंट का काम क्या होता है? लेजर को बैलेंस करना। तो ये 3 काम अब हमने करने हैं। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट क्या होगी? मैंने आपको आज ही बताया कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बियर करता है? द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज बियर्ड बाय गुड आउटपुट, जबकि अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस बनती है। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं आपको वो स्टेटमेंट लिखवाने लगा हूं जो आपको याद रखनी है। नॉर्मल लॉसेस आर रिकॉर्डेड एट स्क्रैप वैल्यू और एट disposal cost in process account. I repeat, normal losses are recorded at scrap value or at disposal cost in process account. कहता है प्रोसेस अकाउंट के अंदर नॉर्मल लॉस किस पे रिकॉर्ड होते हैं? या स्क्रैप वैल्यू पे, आर रिकॉर्डेड एट स्क्रैप वैल्यू, या और एट डिस्पोजल कॉस्ट। इसका मतलब है अब हमें ये फर्क पता होना चाहिए। हमने ये रूल तो देख लिया कि नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता है स्क्रैप वैल्यू पे या डिस्पोजल कॉस्ट पे। अब अगर हमें ये पता है कि स्क्रैप वैल्यू डिस्पोजल कॉस्ट क्या चीज है, तो हमें रूल आ गया। मतलब ये होता है कि जब हम कोई नाकिस चीज बेचते हैं तो हमें पैसा आए। द प्रोसीड ऑफ सेलिंग अ यूजलेस थिंग, मसलन एक यूनिट जाया हो गया, आपने वो बेचा। जब आपने वो बेचा तो आपको पैसे आए, तो इट मींस ये क्या होगा? कैश इनफ्लो। ये मैं समझाने के लिए क्या लिख रहा हूं कि आपको पैसा आया, तो ये स्क्रैप वैल्यू है। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि जब आप कोई यूजलेस थिंग को डिस्पोज करते हैं तो पैसे भी आपको देने पड़ते हैं। द अमाउंट or cost to be paid for disposing of a useless thing. तो दोनों सूरतें हो सकती हैं कि आप कोई चीज यूजलेस है उसे किसी को कहें कि ये ले जाओ और वो आपको पैसे दे, तो वो स्क्रैप वैल्यू है। और आप किसी को कहें कि ये चीज ले जाओ
और वो कहे मुझे कितने पैसे दोगे, जैसे गार्बेज, आप कूड़ा देते हैं तो वो पैसे भी लेता है, चीज भी आपसे ले रहा है, आपसे पैसे भी ले रहा है। सो दिस इज द डिस्पोजल कॉस्ट। अगर आपको पैसे देने पड़े तो वो डिस्पोजल कॉस्ट होगा, और अगर आपको पैसे आए तो स्क्रैप वैल्यू। तो हमें मीनिंग तो पता चल गया। तो इसका मतलब है कि अब हमने नॉर्मल लॉस के सामने स्क्रैप वैल्यू लिखनी है या डिस्पोजल कॉस्ट लिखनी है। तो मैं टी अकाउंट पे वापस जाता हूं। सो we will record this at scrap value, SV for scrap value। अच्छा, अगर कॉस्ट आ गई तो कॉस्ट इस तरफ आएगी, डिस्पोजल कॉस्ट किसकी, ऑफ नॉर्मल लॉस, तो वो यहां पे लिखेंगे। तो देखें जी, तीन चीजें तो हो गई, तीन में से सॉरी एक हो गई कि नॉर्मल लॉस के सामने क्या वैल्यू लिखनी है, हमने उसका कंक्लूजन कर लिया। अब बची दो चीजें, आउटपुट और अब नॉर्मल लॉस। अब मैं आपको उसका रूल भी लिखवा देता हूं। पहला रूल लिखा कि नॉर्मल लॉसेस आर रिकॉर्डेड एट स्क्रैप वैल्यू और एट डिस्पोजल कॉस्ट इन द प्रोसेस अकाउंट। नाउ द सेकंड रूल, abnormal loss is recorded at the cost equal to good output in the process account। यानी जो आप प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं उसमें आउटपुट के बराबर कॉस्ट दी जाती है। यानी जो रेट आपका आउटपुट पे लगेगा वही रेट आपका नॉर्मल लॉस पे लगेगा। वजह क्या है मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी आज लेक्चर में कि ये आपकी अपनी गफलत है, ये आप कंट्रोल कर सकते थे, तो इसीलिए इस रकम को एक्सपेंस बनाते हैं और इनको वही चार्ज करते हैं रेट जो बाकियों पे है। और किस तरीके से यूज होता है, by using this formula। Cost per unit of good output is equal to, अब ये फॉर्मूला बस आज की आखिरी चीज, कॉस्ट इंकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस डिस्पोजल कॉस्ट, क्योंकि दोनों में से एक काम होना है, या स्क्रैप वैल्यू होगी या डिस्पोजल कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट है तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगी और स्क्रैप वैल्यू है तो वो लेस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट मैंने इसीलिए आपको सिखाई थी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट का क्या मतलब होता है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। एक्सपेक्टेड आउटपुट किसके बराबर थी, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो जो भी आपकी कॉस्ट इंकर हुई है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दें, डिस्पोजल कॉस्ट होगी तो वो ऐड कर दें। ये स्क्रैप वैल्यू और डिस्पोजल कॉस्ट में से कोई एक सिनेरियो हुआ करेगा एट ए टाइम, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। या तो आप बेचेंगे तो पैसा आएगा, या आप किसी को देंगे तो पैसे भी देंगे, तो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होगी, एक सिनेरियो होगा। तो अगर स्क्रैप वैल्यू हुई तो कॉस्ट इंकर्ड में से माइनस कर दें। अच्छा, लॉजिक क्या है, लॉजिक इसकी ये है कि जितनी भी कॉस्ट इंकर हो रही थी वो टी अकाउंट के डेबिट साइड पे आ रही है। ये देखें, ये सारी चीजें क्या हैं, कॉस्ट इंकर्ड। तो जो एक तरफ वाली चीजें हैं वो ऐड होंगी और जो ऑपोजिट साइड वाली चीज है स्क्रैप वैल्यू वो लेस होगी। ठीक है, तो इसी लॉजिक को, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड एक दूसरे से ऑपोजिट साइन होते हैं, तो डेबिट साइड वाली चीजें ऐड होंगी, इसीलिए डिस्पोजल कॉस्ट को ऐड किया और स्क्रैप वैल्यू को लेस किया। तो देखें, रट्टा कुछ भी नहीं है, हर चीज लॉजिकल है। तो ये फॉर्मूला जो हमने यूज किया, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड आउटपुट विल बी इक्वल टू कॉस्ट इंकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस डिस्पोजल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। और एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मैं लिखवा चुका हूं कि इनपुट माइनस
नॉर्मल लॉस। तो यहां से जो रेट आएगा उसी रेट को आपने अब नॉर्मल लॉस के लिए यूज करना है और उसी रेट को आपने गुड आउटपुट के लिए यूज करना है। अब आज आपने करना क्या है, जितना काम मैंने आपको करवाया है इसको बड़े ध्यान से समझ लें। अभी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज आपने बुक नहीं पढ़नी। अब देखिएगा आज कितने लोग पढ़ेंगे कि आज मना किया है, कोई बात जरूर होगी, आज मुझे पढ़नी चाहिए। आज सिर्फ ये जो स्क्रीनशॉट्स है ना, इनको अच्छी तरह ऑब्जॉर्व कर लें। अगर बुक पढ़नी है तो सिर्फ ये डेफिनेशंस पढ़ लें, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू, डिस्पोजल कॉस्ट। मैं आपको कल आते ही सबसे पहले एक बेसिक इलस्ट्रेशन कराऊंगा बुक से, जिसमें हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे इसी सिनेरियो का जो हमने आज डिस्कस किया, यानी जो पढ़ा उसे अप्लाई करेंगे तो वो प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद ऑनवर्ड हमारा फ्लो बनेगा कि हमने आगे क्या करना है। कल वाली रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था, इसलिए गूगल क्लास में नहीं है, लेकिन ICMA के पोर्टल पे होनी चाहिए। पैनलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा कि कल की रिकॉर्डिंग है ICMA के पोर्टल पे, अगर है तो बच्चों वो आप वहां से देख लें। मैं पर्सनली रिकॉर्ड नहीं कर सका था, इसलिए आपको गूगल क्लास में नजर नहीं आएगा। मैंने एक पोस्ट लगा दी थी कि मैं भूल गया हूँ, तो वो लेक्चर आपको ICMA पोर्टल से मिलेगा। ठीक जी, तो कल की रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, आज की मैं कर रहा हूँ, ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में जी। और कोई क्वेश्चन? ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है? मुझे ना एडमिन नहीं लगता, तो देखना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है, वरना तो ये मेरे मोबाइल पे भी कनेक्ट ना हो, लेकिन दूसरे लैपटॉप पे तो हुई है दोनों पे। हाँ हाँ यही है। चलो मैं क्लास से फ्री होके देखता हूँ। जी पैनलिस्ट आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी सर। बच्चे कह रहे हैं कि कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ पोर्टल पे, आप सर कंफर्म कर। फहीम साहब से पूछती हूँ, वो उन्होंने करना था, मैं पता करके बता कल का लेक्चर अपलोड कर दिया था। जी बच्चे देख लें, आपके सामने बता रहे हैं कि कल का लेक्चर अपलोड हो गया, आप दोबारा ट्राई कीजिए। सर उसको जी जी ठीक है सर, अगर नहीं हुआ तो कर दीजिएगा। नहीं सर ठीक है। अगर आपका लेक्चर चल नहीं रहा तो उसके लिए वो आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके मुताबिक ओपन करेंगे तो फिर वो चल जाएगा, वो देख लीजिएगा। अगर अब आपके पहले लेक्चर चलते रहे हैं तो फिर ये भी चलना चाहिए। चलें ठीक है जी, ये आज के लिए इतना ही है। ये आपने रूल याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बता दिए, स्क्रीनशॉट हो गए हैं जी। तो इंशाल्लाह फिर कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।